जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के स्टूडेंट के लिए आपका अगला पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट 23वां आ चुका है। 26/8/2025 वाला ये थर्ड शिफ्ट वाला पेपर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। और आप सभी लोग बोले थे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का सर पीडीएफ तो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। उम्मीद है आप सभी लोग देख चुके होंगे, और जिसके पास भी टेलीग्राम नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर मेरे पास टेलीग्राम नहीं है, तो क्या दिक्कत है, प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से, और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु ने भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। कहिएगा सर एक शब्द मिला यहाँ पर मानो, और ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, कहेंगे सर उत्प्रेक्षा अलंकार में ये शब्द आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कह रहा है रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए 12 उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मुझे पता है एक बार ये आप सभी को कराए हैं कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जिसको नहीं भी पता है ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा अलंकार है, कहेंगे सर श्लेष अलंकार है। देखिए यहाँ पर दीप का मतलब, दीप के संदर्भ में यदि हम बोलें तो 12 का मतलब क्या हो गया, मतलब शुरुआत में जब दीप जलता है ना, तो इसका मतलब ये हो गया। और बढ़े अंधेरे होए, तो जब बुझने पर आता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर 12 मने क्या हो गया, तो जलाने पर। दीप क्या हो जाएगा, दीप जलाने पर। यदि दीप के संदर्भ में बोला जाए तो यहाँ पर 12 मने हो रहा है जलाना, है ना, दीप जलाने पर। और बढ़े मने हो गया बुझाना, समझ गए। तो एक शब्द के यहाँ पर दो अर्थ निकल गए हैं, है ना। इसका मतलब ये और इसका मतलब ये। अब यहाँ पर देखिएगा कपूत के अर्थ में यदि बोला जाए तो कपूत के अर्थ में 12 का मतलब क्या हो जाता है, मतलब जब बचपन में जो बच्चा होता है वो खुशियाँ लाता है, अच्छा लगता है ना। जब बच्चा रहता है तो किसी को भी, माँ बाप को या फिर अपने परिवार को अच्छा लगता है बच्चे को देख करके, खुशियाँ ही लाता है घर में। लेकिन बढ़े अंधेरों होए, मतलब वही कपूत कब होने लगता है, जब वो घर परिवार के लिए कलंक बन जाता है। उससे कपूत यानी बुरा लड़का या बुरा बेटा उसको बोल सकते हैं। तो क्या होता है, परिवार पर कलंक बन जाता है बड़ा होने पर। तो यहाँ पर फिर देख रहे हैं बढ़े अंधेरों होए माने कि बड़ा होने पर परिवार पर कलंक, इसका अर्थ फिर ये निकलता है। और 12 मने हो रहा है उसका बचपना का ये बात कर रहा है। तो शब्द का अलग अलग यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए होगा श्लेष अलंकार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कनक कनकते सौगुनी मद खाता अधिकाय। ये वाला कराए हैं, है ना। कौन सा इसमें अलंकार हो जाएगा ये तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पर पूछ रहे हैं इसमें कौन सा शब्द शक्ति का यूज हुआ है। या खाए बैराग जग वे पाए बैराय। तो कहिएगा सर यहाँ पर समझ में वैसे सर नहीं आ रहा है, तो जिसका लाइन अगर समझ में नहीं आ रहा है, समझाने का यहाँ पर जरूरत भी नहीं है। आप सिंपल समझिए कि अभिधा और लक्षणा का जो लाइन लिखा हुआ होगा ना वो आपको समझ में आएगा। और यदि लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगा, कहेंगे सर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। अच्छा, कनक कनकते सौगुनी बहुत बार बता चुके हैं आप, कमेंट करके बताइएगा तो इसमें कौन सा अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है, बताइए। ओज गुण माने उत्साह वाला जिसमें होता है ना, तो कहिएगा हाँ सर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वीर रस में होता है ओज गुण का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा और हम लोग बढ़ा करके इधर ले आते हैं। देखिएगा कहता है काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म, ये वाला लाइन ध्यान रखिएगा, समान गुण धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो कौन सा अलंकार होता है। बता चुके हैं कौन सा अलंकार होगा। कहिएगा सर जी रूपमा नहीं, उपमा, है ना। उपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखिएगा उपमा अलंकार में एक शब्द और आता है, कौन कौन सा, तो कहिएगा सर सा से सी, ये सब भी शब्द आता है। तो इसी का एक प्रकार होता है समान गुण धर्म, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। 3 इसमें अशुद्ध मिलेगा। मैं समझता हूँ कि वह वहाँ जरूर गया होगा, वह सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता था, इसके बाद वे वापस लौट आए। देखिए इसमें शुद्ध कौन सा है। आपको देखने से लगता होगा सर सारा का सारा वाक्य इसमें शुद्ध ही लग रहा है, लेकिन नहीं, शुद्ध केवल ऑप्शन ए है, बाकी सब के सब अशुद्ध है। कहिएगा सर कैसे, समझिए। काल चक्र के पहिए, काल चक्र तो मतलब काल मतलब क्या हो गया, समय, समय का चक्र माने समय का पहिया, तो चक्र मतलब यहाँ पर पहिया हो ही जा रहा है, तो यहाँ पर पहिया शब्द का यूज नहीं करना था, इसलिए ये वाला गलत है। आगे इसी प्रकार से देखिए, कहता है प्रातः काल, तो प्रातः काल मतलब हो ही रहा है कि मॉर्निंग का समय, है ना, सुबह वाला समय, तो यहाँ फिर समय शब्द आना नहीं चाहिए, लेकिन दे दिया है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद वे वापस लौट आए, यहाँ पर सिर्फ वापस यूज कर लीजिए या फिर लौट यूज कर लीजिए, दोनों यूज नहीं कर सकते हैं। वापस का मतलब क्या हो गया, आना, और लौटना मतलब ही आना, है ना। तो दोनों शब्द यूज नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है।
तो आंसर सिर्फ ए हो जाएगा। इसकी शुद्ध वाक्य का बात करें तो किस प्रकार से हम बोल सकते हैं, वह ना बोल करके वे बोलेंगे कि वे सब काल चक्र के नीचे पिस गए, ये बोलेंगे काल चक्र के नीचे पिस गए, पहिया यूज नहीं होगा वहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, इसको क्या बोल सकते हैं कि उस वन में प्रातः काल बहुत ही सुहावना दृश्य होता था, समय यहाँ पर यूज नहीं होगा। यहाँ पर भी आप उस प्रकार से बोल सकते हैं कि इसके बाद वे लौट आए, या फिर आप ये कह लीजिए कि इसके बाद वे वापस आए, दोनों शब्द यूज नहीं होगा। तो आंसर सिर्फ ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है नकदी के लिए अंग्रेजी उपयुक्त समानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा। नकदी, कैश इन हैंड, हार्ड कैश, कैश पेमेंट या कैश इन इंटरेस्ट। देखिए एक तरह से ये देखा जाए तो सारा का सारा जो है नकदी के लिए ही समानार्थक शब्द ही है, लेकिन इनमें सबसे सटीक आंसर हो जाएगा हार्ड कैश, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यदि हार्ड कैश ऑप्शन में ना दिया हो तब आप कैश इन हैंड लगा सकते हैं, लेकिन हार्ड कैश अगर ऑप्शन में है तो फिर आपको प्राथमिकता इसी को देना है। कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भौतिक राशि जैसे कि कोई सिक्का या पैसा होता है ना डायरेक्टली हाथ में जो दिया जाता है उसको हार्ड कैश कहते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा ये है गद्यांश वाला, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौते करने को तैयार थे। ये तो आप सभी को करा चुके हैं, कह रहे ना कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, यानी 5 गांव दे करके समझौता करने के लिए तैयार थे, वही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर केवल 5 गांव को लेकर, डी सही आंसर है इसका, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, बताइए। भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भरत मुनि के अनुसार रस के टोटली 8 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पगड़ी रखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बताइए। पगड़ी रखना क्या मतलब है, कहिएगा सर पगड़ी रखना का मतलब होता है इज्जत रख लेना, है ना। तो अपमानित करना नहीं, पगड़ी संभालना नहीं, इज्जत गिराना भी नहीं होगा, आंसर होगा इज्जत बचाना या इज्जत रख लेना, सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बैन सुनिया जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह भी आप सभी को बताए हैं। बैन सुनिया जब ते मधुर मतलब जब से मधुर बात सुन लिए हैं तब से कोई और बात सुना ही नहीं जाता है, मतलब कहता है पहले सुन लिए हैं फिर कहता है सुना नहीं जाता है ना। तो कौन सा अलंकार होगा, कहेंगे सर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर विरोध का उच्चारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चौराहा में कौन सा समास है, गिनती की संख्या आ रहा है, कहेंगे सर द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। संसार, कहेंगे सर सम जोड़ सार, मुँह में हलंत लगा हुआ यहाँ पर, यानी ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। सॉरी अलंकार नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, अलंकार नहीं, कहने का मतलब यहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा पूछा जाए तो कहेंगे सर व्यंजन संधि, सॉरी हाँ व्यंजन संधि हो जाएगा, और इसका संधि विच्छेद भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। हर एक, प्रत्येक, भरसक, महाजन। तो कहेंगे देखिए सर हर एक का क्या होता है, हर जोड़ एक, है ना, तो ये भी अव्ययी है, अव्यय है। प्रत्येक, प्रति, ये भी सर शब्द आता है अव्ययी भाव समास में। भरसक में भर, तो ये सर यथा बेभर ये सब तो आता ही है। महाजन नहीं हो जाएगा, है ना। महाजन में कौन सा समास है, कहेंगे सर कर्मधारय समास है। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। अच्छा महाजन का यदि आपसे पूछा जाए कि समास वगैरह क्या होगा, तो महान है जो जन, मतलब जन माने लोग, तो लोग की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना कि लोग कैसा है, महान है, तब तो जाकर के उसको बोल रहा है ना महाजन, समझ गए। तो कौन सा आपका समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, जिसमें विशेषी विशेषण का बोध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जहाँ कारण और कार्य को अलग अलग बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कहिएगा सर वहाँ पर हो जाता है असंगति अलंकार। क्या हो जाएगा, असंगति अलंकार, जहाँ पर कारण और कार्य को अलग अलग बताया जाए, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, दिमाग लगाइए। प्रश्नवाचक तो सर यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, निजवाचक सर्वनाम भी नहीं है। देखिए कोई स्टूडेंट फंस सकता है निश्चयवाचक में, लेकिन यहाँ पर निश्चय वाला भी शब्द नहीं होगा। आप ये वाला शब्द पे गौर कीजिए, जो और वह एक दूसरे से देखिए संबंध रखता है, कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जहाँ पर जो आएगा वहाँ पर वह जरूर आएगा, है ना। जैसे कहता है ना कि जो लोग मेहनत करेगा वे लोग सफल जरूर होंगे, तो जो लोग वे लोग एक दूसरे से, था ना कि भाई जैसे ये आएगा तो वो अगला वे लोग आएगा ही आएगा, मतलब एक दूसरे से वो संबंध रखता है। तो यहाँ पर आपका होगा संबंधवाचक सर्वनाम, समझ गए ना, ये शब्द में ही संबंध जुड़ा हुआ है, जो आएगा तो वह आएगा ही आएगा, तो ए आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, कौन सा अलंकार है बताइए। कहिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। अच्छा रूपक अलंकार कैसे है, तो सुषम सेतु, सुषम माने होता है कि है ना सौंदर्य का बात किया जा रहा है, कि सौंदर्य, सेतु मतलब हो रहा है पुल, तो सौंदर्य का तुलना किससे किया गया है, पुल से कर दिया गया है, कि सौंदर्य के पुल पर खड़े थे बीत गया दिन आह,
तो ये तो होता ही है ना, प्यार में तो ये तो होता ही है ना। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना बाबू मेरे, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कहता है सोनार गहने बनाता है, तो बिल्कुल सही है, सोनार गहना ही बनाएगा, ऐसा थोड़ी है कि सोनार प्लेन उड़ाएगा। तो कह रहा है इसमें कौन सा वाच्य है ये बताइए। तो गहने बनाता है ये विशेष नहीं है, विशेष है कि यहाँ पर सोनार यानी कर्ता यहाँ पर विशेष ही हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, कर्ता प्रधान है। गहने कौन बना रहा है, कहेंगे सर सोनार बना रहा है, जिसमें कर्ता प्रधान हो उसको कौन सा वाच्य कहते हैं, कहेंगे सर उसको हम लोग कर्तृवाच्य बोलते हैं। बी आंसर हो जाएगा। इधर झिंगूर देखिए बोलना शुरू हो गया ना, अब झिंगूर का समय आ गया है, आवाज़ जा रहा होगा थोड़ा थोड़ा, देखिएगा हम थोड़ा सा मौन होते हैं, सुनिएगा, सुन रहे ना, आवाज़ जा रहा है ना, झिंगूर बोल रहा है। चलिएगा अच्छी, अच्छा छोटा सा ही जीव होता है, इतना आवाज़ करता है ना, दिमाग आपका इरिटेशन पूरा कर देगा, है ना, झिंगूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं। देखिए वही वाला ट्रिक पर आपको ले जाना है जो आपको या मा तारा वाला लिखाए हैं, कहिएगा हाँ सर, तो एक बार फिर से लिखिए, या मा ता रा, फिर ज भा न, फिर स ल और लास्ट में गा। किसका पूछ रहा, कहता है सगन का बताइए। तो स सर यहाँ पर है, इसका 3 पकड़ लीजिए। 100 में है यहाँ पर बड़ा वाला मात्रा है, कहेंगे नहीं सर, तो इसमें हो जाएगा ये लघु वर्ण है, आई से डिनोट करिए। लौ में है बड़ी मात्रा, कहेंगे आकार नहीं लगा हुआ है सर, ये भी आई से डिनोट करिए, लघु वर्ण है। गौ में आकार लगा हुआ है, कहिएगा हाँ सर गौ में आकार लगा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु वर्ण हो जाएगा। यानी 2 इसमें लघु वर्ण होता है, 1 गुरु वर्ण होता है, IIS हो जाएगा इसका आंसर। किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन ए में दे रखा है, यही वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस समास में उत्तर पद यानी कि अंतिम जो पद होता है वो प्रधान होता है। कई सर ये तत्पुरुष समास में होता है ना, कई बार आप सभी को कराए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कराए जब उपमेय और उपमान दोनों के शब्द द्वारा अभेद बतलाया जाए यानी बिना भेद का, तो तब कौन सा शब्द शक्ति होता है। अलंकार तो रूपक होता है, लेकिन कौन सी शब्द शक्ति होती है ये कह रहा है। तो कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगा, कहेंगे सर सरोपा लक्षणा उसका नाम है, याद रखिएगा सरोपा लक्षणा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लें और क्या, लेकिन छोटा करने से फ़ायदा है नहीं। देखिएगा अच्छा अगला क्वेश्चन, कहता है दिए गए प्रश्न में काला शब्द में कौन सा, काला पद का पदबंध या भेद बताएं, पदबंध का कौन सा भेद है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो लास्ट का देखिए शब्द क्या है, दशरथ। अयोध्या के राजा कौन, कहेंगे सर दशरथ। दशरथ क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, कहेंगे सर संज्ञा पदबंध है, डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है, तो कई अक्सर चरणों में भी रहता है और यति में भी रहता है, बताए हैं आप सभी को, तो आंसर होगा सी, चरणों और यति दोनों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर पहचान करिए। गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, वह कहानी संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है, मैं सोमवार को व्रत रखता हूँ, अब पटना हरा भरा हो गया। अब बताइए इसमें कौन सा वाक्य है जो कि अशुद्ध है, यानी 3 इसमें शुद्ध ही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, यह अशुद्ध वाक्य है, बाकी सब शुद्ध है। कहिएगा सर ये अशुद्ध कैसे हो जाएगा, यहाँ पर माइनर सा चेंजिंग है, जैसे देखिए वह कहानी संग्रह जिसे मैंने लिखा है, देख रहे हैं मतलब एक लाइन बोलने के बाद थोड़ा सा कोमा लग रहा है कि वह कहानी संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है, इस प्रकार से बोला जाता है। तो उसी प्रकार से गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, तो गुरुदेव के बाद देख रहे हैं थोड़ा सा आवाज़ रुकना चाहिए, तो यहाँ पर होगा कोमा, और इस कोमा के ही वजह से ये वाला गलत हो जा रहा है कि यह गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, ये होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अशुद्ध बोल रहा था यही वाला शुद्ध है। देख रहे हैं यहाँ पर कितना माइनर सा फर्क था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सुरेश गीत गा रहा था, कौन सा भूतकाल है बताइए। अच्छा शाम वाली क्लास में ये वाला आप सभी को कराए हैं, कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सुरेश गीत गा रहा था, ऐसा लगता है कि भूतकाल में पहले गा रहा था लेकिन वो कार्य संपन्न नहीं हुआ है। कार्य संपन्न नहीं हुआ है तो कौन सा भूतकाल बोलेंगे, अपूर्ण बोलेंगे, पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल उसको बोलेंगे, डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका साइंस वाला, तो शुरुआत करते हैं इसकी। क्या कह रहा है, कहते हैं निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और है ना आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं। कहता है अभिकथन दिया हुआ है, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं या गति करते हुए प्रतीत होते हैं, किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व। यहाँ पर देखिए कहता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, बताइए। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, कहता है आर सही है परंतु ए सही है आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है या ए आर दोनों सही है
और इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्यों सर, तो समझिए थोड़ा सा। ए और आर दोनों सही है, यानी ये और ये दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी ये कर रहा है। कैसे समझिए? कहते हैं रात्रि आकाश में तारे जो है पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे नॉर्मल समझिएगा। इधर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा? पूर्व। तो पूर्व से पश्चिम की ओर यदि गति करते हुए प्रतीत हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही होगी, यानी इधर से इधर। पृथ्वी यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से घूम रहा होगा, है ना। तो आपको जाहिर सी बात है कि जो तारा जो है, ये तारा आपको इधर से इधर चलता हुआ प्रतीत होगा। ये उल्टा घूमेगा तब तो ये इस प्रकार से प्रतीत होगा ना, समझ रहे हैं। तो ये सही है और फिर ये इसका व्याख्या भी करता है, इसलिए आंसर होगा कौन सा? कहेंगे सर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है प्रेरित ईएमआई कारकों में से किससे स्वतंत्र है? यहाँ पर निम्नलिखित शब्द होना चाहिए कि प्रेरित ईएमआई निम्नलिखित कारकों में से, यानी ये जो ऑप्शन आपका दे रखा है इनमें किससे स्वतंत्र होता है, क्या उसमें मौजूद नहीं होता है? अच्छा, ईएमआई का मतलब क्या समझ रहे हैं? वो पैसा लोन लेने वाला चीज़ नहीं समझिएगा। ईएमआई कहने का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब जिसको आप हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं। वही कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है, यानी किन कारकों से वो स्वतंत्र रहता है। तो प्रवाह का परिवर्तन यानी कि जो फ्लक्स होता है उस पर निर्भर करता है, और समय पर निर्भर करता है। स्वतंत्र किससे रहता है? कहेंगे सर कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उससे ये स्वतंत्र माना जाता है। तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 100 वाट का बल्ब है, 1 मिनट तक जल रहा है, ऊर्जा की खपत बताइए। तो ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी बराबर, कहेंगे सर पावर यानी कि शक्ति, या इंग्लिश में ही लिख लेते हैं P इंटू टी हो जाएगा, है ना। यानी कि पावर और समय का गुना कर दीजिए। पावर कितना कहेंगे सर? 100 वाट का है, तो 100 यहाँ पर लिख दीजिए और गुना। टाइम कितना है? कहेंगे 1 मिनट, लेकिन मिनट में नहीं सेकंड में लिखना होता है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से गुना करिए कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 6000 जूल निकल गया। ऑप्शन किस में दे रखा है? कहेंगे सर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जल प्रदूषण के द्वारा मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? जल प्रदूषण के द्वारा बताइए। कहेंगे सर यकृत ज़्यादा प्रभावित होता है ना, शरीर के अंदर का अंग है ये। बाकी मस्तिष्क, त्वचा और पैर ये थोड़ा कम प्रभावित है। पैर से देखिए, जल प्रदूषण से पैर क्या ही प्रभावित होगा, त्वचा क्या ही प्रभावित होगा, ये तो ऊपर का अंग है। बाकी मस्तिष्क से पहले जब जल प्रदूषण से जल हम पीते हैं तो कहाँ जाता है? डायरेक्ट हमारे आमाशय और यकृत वगैरह से टच होता है, तो यकृत आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है? आप सभी को बताए थे ये वाला, जिसको आप लोग नींद की बीमारी भी कहते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है बताइए? कहिएगा सर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। शब्द याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ऑटोटोमी और रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन अच्छी तरह से चिन्हित होता है किसमें? ऑटोटोमी और पुनर्जनन का गुण किसमें पाया जाता है? ऑटोटोमी मतलब होता है कि पूंछ वगैरह कट गया तो फिर से वहाँ पर जो है धीरे धीरे रीजनरेशन, मतलब ऑटोमेटिक, जैसे कोई बाहरी आघात पड़ता है तो पूंछ वगैरह या फिर शरीर का कोई अंग तुरंत कट करके अलग कर देता है, वो गुण किस जीव में पाया जाता है? और फिर पुनर्जनन का भी गुण उसमें होता है, तो ये किस वर्ग के जीव में पाया जाता है, वही ये कह रहा है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? कहेंगे सर डी बिल्कुल सही है, इकाइनोडर्मेटा। हालांकि छिपकली में भी ये गुण पाया जाता है, लेकिन छिपकली इसके अंतर्गत नहीं आता है, वो सरीसृप के अंतर्गत आता है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में भी ये गुण पाया जाता है, जैसे स्टारफिश वगैरह जो होता है ना, उसमें ये गुण होता है, और ये स्टारफिश वगैरह इकाइनोडर्मेटा के ही अंतर्गत आते हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग होता है क्या कहलाता है? यौगिक जिसका अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग है, उसको क्या बोलेंगे? तो कहेंगे सर उसको हम लोग बोलते हैं समावयवी, है ना, समावयवी बोलते हैं। सी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बर्फ पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था है? बर्फ तो गैस या तरल तो नहीं है, बर्फ तो ठोस अवस्था में होता है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जिसको आप लोग H2SO4 कहते हैं, कह रहा है कि नीचे दी गई धातुओं से अभिक्रियाओं पर विचार करिए। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम और जिंक, ये सही प्रेक्षण है। यानी ऑप्शन का चुनाव करना है कि एल्यूमिनियम से सर्वाधिक तीव्र गति से अभिक्रिया कर जाता है और आयरन से कोई अभिक्रिया नहीं करता, या मैग्नीशियम से सर्वाधिक अभिक्रिया करता है या आयरन से कोई अभिक्रिया नहीं। मैग्नीशियम सर्वाधिक तीव्र अभिक्रिया या कॉपर से नहीं, या अगला कहता है कि जिंक से सर्वाधिक अभिक्रिया लेकिन कॉपर से कोई अभिक्रिया नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो कहिएगा सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ये वाला, है ना। यानी मैग्नीशियम से सर्वाधिक तीव्र गति से अभिक्रिया करता है लेकिन कॉपर से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, H2SO4, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करें, कहता है एक समान रूप से त्वरित वस्तु में क्या होता है?
स्थिर गति होता है, स्थिर वेग होता है, या बल उसका स्थिर होता है, निरंतर गति होता है एक समान रूप से त्वरित वस्तु में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उसका बल जो है स्थिर होता है, यानी स्थिर बल। सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है क्या होता है जब एक परख नली में अम्ल के घोल को क्षार के घोल से मिला दिया जाता है? क्या विलयन का तापमान बढ़ जाता है, तापमान कम हो जाता है, या विलयन का तापमान समान रहता है, या नमक का निर्माण हो जाता है? बताइए। ऑप्शन ये रहा। तो कहिएगा सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1 और 4 सही है। क्या हो जाएगा कि विलयन का तापमान तो बढ़ जाता है और साथ ही साथ नमक का भी निर्माण हो जाता है। समझ गए? तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? कहेंगे सर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है। कहता है कृमि खाद, जिसको आप लोग वर्मी कंपोस्ट इंग्लिश में कहते हैं, कहता है इसको बनाने के लिए किस कृमि या फिर किस कीड़े का यूज किया जाता है? कहिएगा सर जी केंचुआ आप बताए हैं, तो केंचुआ आपका आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ओम का नियम परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो आप लोग पढ़े होंगे ताप का मान ओम के नियम में अचर रहता है ना। ताप का नियम, ताप का मान नहीं बदलता है। अच्छा, ओम का नियम वाला फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? कहिएगा हाँ सर पढ़े हैं। V बराबर होता है I इंटू आर, I इंटू आर। तो ये इस प्रकार से मिलेगा, या फिर V बराबर IR भी मिलता है, तो बीच में इंटू ही होता है, यानी गुना है ना। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कहेंगे सर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा यहाँ पर करें सही चुनिए। सीरम जो है ये रक्त और फाइब्रिनोजिन का मिश्रण है। लसिका जो है ये प्लाज्मा RBC और WBC का मिश्रण है। प्लाज्मा जो है ये रक्त और लिम्फोसाइट का मिश्रण है, या फिर रक्त जो है ये प्लाज्मा RBC WBC और वट्टिकाणु, जिसको आप लोग इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं, इसका मिश्रण है। तो बाबू मेरे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कहेंगे सर हमारा जो ब्लड है ये प्लाज्मा RBC मैंने रेड ब्लड सेल है ना, और WBC नहीं व्हाइट ब्लड सेल, और साथ ही साथ प्लेटलेट्स, इन चारों चीज़ों का मिश्रण होता है हमारा ब्लड। समझ गए? तो डी आंसर हो जाएगा। सीरम ये किसका किसका मिश्रण होता है? तो कहेंगे सर प्लाज्मा और फाइब्रिनोजिन होता है, इसमें रक्त नहीं बोलेंगे। किसका किसका ये मिश्रण होता है? प्लाज्मा और फाइब्रिनोजिन का, ये ध्यान रखिएगा। लसिका किसका किसका मिश्रण होता है? तो कहेंगे सर प्लाज्मा और कुछ WBC, तो प्लाज्मा और WBC रहेगा, इसमें RBC मौजूद नहीं होता है। और जो प्लाज्मा होता है ये किसका किसका मिश्रण है? तो RBC WBC और प्लेटलेट्स, तो यहाँ रक्त नहीं होगा, लिम्फोसाइट नहीं होगा। आपको क्या लगाना है? RBC WBC और प्लस में प्लेटलेट्स लिख लीजिएगा। तो इन चीज़ों का मिश्रण होता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है फनारिया प्रभाग से संबंधित है। फनारिया जो है ये किस भाग से संबंधित है? फनारिया देखिए, फनारिया को ग्रीष्मोस या फिर रस्सी मोस भी कहा जाता है। एक प्रकार शैवाल के जैसा ये होता है। तो ये कह रहा है कि किस भाग के अंतर्गत ये आते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा जगत के अंतर्गत आते हैं। और आपको बताए थे ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? तो आपको बताया था ना कि ये पादप जगत का उभयचर इसको माना जाता है। उभयचर, पादप जगत का उभयचर। इसका मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे आते हैं या पादप आते हैं वो जल में भी उगते हैं और थल में भी, यानी ज़मीन पर भी उगते हैं। तो फनारिया भी, इसमें भी कुछ ऐसा ही गुण होता है। हालांकि ये जल में उगता तो नहीं है, ये उगता है नमी वाला एरिया में, या फिर पृथ्वी पर ही, मतलब मिट्टी पर, सॉरी पृथ्वी नहीं बोलेंगे, मतलब मिट्टी पर ही ये उगते हैं। लेकिन इसमें एक गुण होता है, जब ये रीजनरेशन या फिर पुनर्जनन वाला जब कार्य अपना करने जाता है, मतलब अपना संख्या बढ़ाने के लिए, इसको पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो बीजाणु होता है वो पानी में तैरकर ही मादा के पास पहुंचता है ना। तो इसमें रीजनरेशन के लिए पानी की आवश्यकता इनको पड़ती है। तो ये इसलिए हो जाएगा, ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत इसको रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है वही कथन वाला, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि विविधताएं हमेशा जीवित रहने में जीव को लाभ प्रदान करती है। गलत DNA प्रतिलिपि के कारण विभिन्न भिन्नताएं हो सकती हैं। बताइए। गलत DNA प्रतिलिपि मतलब कि गलत DNA के बन जाने से बच्चे जो है लूल्हे लंगड़ी पैदा हो जाते हैं। क्या? विभिन्नताएं या भिन्नताएं का कहने का मतलब यही है। और ये कह रहा है कि विभिन्नताएं या विविधताएं हमेशा जीवित रहने में जीव को लाभ प्रदान करता है। बताइए कौन सा यहाँ पर सही है? तो कहिएगा सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। कैसे? तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। कैसे? देखिए, विविधताएं हमेशा जीवित रहने में जीव को लाभ प्रदान करता है, कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि DNA प्रतिलिपि के कारण विभिन्नताएं या भिन्नताएं पैदा होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर यहाँ पर आर तो सही है लेकिन ए गलत है। तो आर सत्य है, ए असत्य है, डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह से पानी वायुमंडल में चला जाता है क्या कहलाता है? तो पानी जो है कि स्थल पर पड़ा हुआ है और वायुमंडल में यानी कि उड़ करके जब जा रहा है तो क्या बोलते हैं इसको? वाष्पीकरण ही तो बोलेंगे, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है? कौन आपस में सहजीवी संबंध बनाते हैं? तो आप सभी को बताए थे शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है? तो बाबू मेरे लाइकेन बनता है। क्या बनता है? लाइकेन। यानी लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है और इस सहजीवी संबंध को मालिक और नौकर का भी संबंध कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, पूछा गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि मालिक और नौकर का संबंध किसके बीच देखा जाता है? तो शैवाल और कवक के बीच। इसमें मालिक कौन होता है? तो बाबू मेरे इसमें कवक जो है ना ये मालिक होता है। मालिक क्यों सर इसको कहा जाता है? तो कवक के पास ये गुण होता है कि वो नमी वगैरह को खींच करके अपने पास ला सकता है, लेकिन शैवाल के पास ये गुण नहीं होता है। इसको चाहिए हमेशा, ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने में जो है कि इसके पास ये गुण होता है, लेकिन इसके पास पानी की मौजूदा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी तो चाहिए ही चाहिए, धूप तो ऊपर से मिल ही जाएगा। तो कवक कहता है भाई आइए हम आपको पानी देंगे, आप हमारे पास रहिए और भोजन बना के दीजिए, क्योंकि कवक को भोजन बनाने का गुण नहीं है। तो ये क्या करता है? उसके पास जा करके रहता है। यानी कवक और शैवाल में जब सहजीवी संबंध बनता है तो शैवाल भोजन बनाता है, कवक को देता है और कवक उसको पानी देता है, जिसके द्वारा वो भोजन बनाता है। तो एक दूसरे में सहजीवी संबंध बन जाता है। इसलिए इसको मालिक नौकर का संबंध इसलिए कहा गया है कि ये इसमें मालिक होता है कवक और ये इसमें नौकर होता है। समझ गए? तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों के मिलने से लाइकेन बनता है। और आपको पिछले क्लास में बताया है कि लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का भी संकेतक इसको माना जाता है कि जहाँ पर वायु प्रदूषण कम है वहीं पर लाइकेन उगता है, या नहीं हो तो और अच्छी बात है वहीं पर लाइकेन उगेगा। अगर लाइकेन वहाँ पर नहीं उग रहा है इसका मतलब है कि वहाँ का वातावरण जो है या वायु जो है वो प्रदूषित हो चुका है। तो प्रदूषण वायु प्रदूषण का संकेतक भी लाइकेन को माना जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है, बाकी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में, हिमांक बिंदु पर ठोस कणों के बीच आकर्षण बल से बाहर निकलने में, या फिर यहाँ कहता है कि द्रव अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में, या वाष्प अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा कि क्या होता है सर, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल को निकालने के लिए। तो आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्योटो सम्मेलन का क्या मुद्दा था? तो बताए हैं ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा था ना, ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से हम लोग का जीके से स्टार्ट होता है। कहता है एलोरा की गुफा की भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? कहिएगा सर राष्ट्रकूट काल की कृति है। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किस अमेरिका राष्ट्रपति ने लीग बनाने के लिए बहुत मेहनत की? वैसे खास ही इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ए सही है, वुडरो विल्सन ने। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1972 में। देखिए इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत में वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो भाई पीएम को माना जाता है, यानी प्रधानमंत्री को। भारत में वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है ना। बाकी ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू कब होता है? तो कहेंगे 1972 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर से झिंगूर बोलना शुरू हो गया है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो कहेंगे सर परसेंटेज तोड़ करके यहाँ पर लिखा हुआ है, सी आंसर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सी आपका 0.71। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उस नदी का नाम बताइए जिस पर भाखड़ा नंगल परियोजना जो है कि स्थित है। तो अच्छे से आप सभी को पता है, कहेंगे सर सतलुज नदी पर है। और पूछा जाए कहाँ पर? तो पंजाब और हिमालय के सीमाओं पर ये स्थित है। पंजाब और हिमाचल, हिमालय बोल दिए हम क्या? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर ये स्थित है भाखड़ा नंगल, सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के हस्तक्षेप शास्त्रियों ने क्या तर्क दिया था? इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 19वीं सदी के हस्तक्षेप शास्त्रियों ने क्या तर्क दिया? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। कहेंगे सर व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपने स्वार्थ और साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने क्या तर्क दिया? तो तर्क क्या दिया? आंसर होगा ऑप्शन डी। तर्क ये दिया कि व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ सुधारने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस देश में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है?
रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है? कहेंगे सर USA में है, अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि देश को स्वतंत्र में परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। देश को स्वतंत्र में परिवर्तन करने के लिए तो मूलभूत बोल सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा? कहेंगे सर मूलभूत चुनौती का सामना करना पड़ता है, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं रखता है? किस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता? तो वयस्क व्यक्ति हो या गरीब हो या अमीर हो, सब लोग वोट दे सकता है, लेकिन पागल या दिवालिया व्यक्ति नहीं दे सकता है वोट, है ना। और वोट देने का मिनिमम उम्र कितना है? तो कहेंगे सर 18 ईयर है, ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो बताए हैं स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रति 1000 वर्ग मीटर में बिहार के किस जिले में सड़क घनत्व सबसे अधिक है? ये वाला थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। सड़क घनत्व के मामले में सबसे टॉप में आता है कौन सा जिला? कहेंगे सर शिवहर। और सेकेंड में स्थान पर है कौन सा? वैशाली। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, लेकिन सेकेंड वे पे वैशाली है, यह भी ध्यान रखिएगा। यदि शिवहर ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको वैशाली लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो सिंपली ये याद रखिए ना कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो कहेंगे सर एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो इसी उद्योग में यूज भी होगा ना बॉक्साइट, एल्यूमिनियम निकालने के लिए बॉक्साइट से, तो डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ये आपका कथन वाला वापस है। अभी कथन देखिए क्या कह रहा है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। इन कारण कहता है कि इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो आपके बुक में इसका आंसर दे रखा है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई आर जो है ये की व्याख्या कर ही रहा है। इन विद्या विषय में अंतर संबंध तो है ना, कि इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो आपको राजनीतिक भी उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, राजनीतिक विज्ञान, या पर राजनीतिक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें इतिहास का चर्चा मिल जाएगा, भूगोल का चर्चा मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स तो ये भी चर्चा मिल जाता है। एक दूसरे से कहीं ना कहीं हल्का फल्का जरूर मैच होता है। एक चीज़ पढ़िएगा तो आपको लगेगा भाई भूगोल का भी कुछ चीज़ें हमें पता होता तो ये चीज़ें समझने में आसानी होती। हर सब्जेक्ट में एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जो है मिला हुआ होता है, तो अंतर संबंध बोल सकते हैं, लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ है। तो खैर यही आपको आंसर लगाना है, क्योंकि बुक में दिया होगा किसी न किसी विशेष वजह से ही दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? तो भूजल है, तालाब है, नदी है, लेकिन महासागर सर नहीं है, क्योंकि खारा पानी होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवन के लिए खतरा नहीं है? वनों की कटाई, प्रदूषण, संरक्षण के प्रयास, अवैध शिकार। तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि भाई संरक्षण के प्रयास यही तो खतरा नहीं होगा, बाकी सब तो खतरा ही है वन्य जीव के लिए, है ना। वनों की कटाई कर दो, प्रदूषण हो गया, अवैध शिकार हो गया, ये सब क्या है? वन्य जीव के लिए खतरा ही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं बस्तर आंदोलन की भूमिका प्रमुख थी, किसकी भूमिका प्रमुख थी बस्तर आंदोलन में? तो बताएं आपसे को गुंडाधुर उसका नाम था ना, इसकी प्रमुख भूमिका थी। अच्छा, बस्तर आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं भूमकाल विद्रोह। क्या बोलते हैं? भूमकाल विद्रोह। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका गुंडाधुर का था। अगला क्वेश्चन कहता है मीन कैंप किसकी रचना है? तो मीन कैंप किसकी रचना है? कहेंगे सर जी हिटलर का रचना है मीन कैंप। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित होता है? तो कहेगा सर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1919 में। लास्ट दो क्वेश्चन कहता है चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन थे? क्या होगा आंसर? कहेंगे सर ये सभी हो जाएगा, जमींदार, चर्च और अमीर लोग सभी थे। कहता है RTI कौन दाखिल करा सकता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसको बोलते हैं, RTI अधिनियम। कह रहा है कि लास्ट देखिएगा, कहता है RTI कौन दाखिल करा सकता है? अच्छा, RTI क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, RTI, है ना, यानी कि सूचना का अधिकार इसको बोलते हैं। तो ये कौन दाखिल करा सकता है? तो केवल भारतीय नागरिक, केवल विदेशी नागरिक, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये तो केवल भारतीय नागरिक करा सकता है ना। अच्छा, RTI एक्ट कब पारित होता है? ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। RTI एक्ट यानी RTI अधिनियम ये पारित कब होता है हमारे देश में? 12 अक्टूबर 2005 को पारित होता है। तो ये डेट ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो RTI जैसे हम लोग बोलते हैं सूचना का अधिकार, तो ये केवल भारतीय नागरिक करा सकता है। उद्देश्य क्या होता है इसका भाई? कि भाई सुशासन व्यवस्था वगैरह में पारदर्शिता आ सके, भ्रष्टाचार के खिलाफ, है ना। बाकी ये चीज़ तो अभी देश भर में हो ही रहा है ना। तो चलिएगा, स्कोर आप सभी का क्या रहा कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए जय हिंद।